जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का लूसेंट जो चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा था, इसमें लास्ट क्लास में हम लोग सिख धर्म के उदय से लेकर अंत तक दोस्तों पढ़े थे। और आज का जो हमारा दोस्तों चैप्टर है वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है दोस्तों। इसमें हम लोग लगभग जितने भी गवर्नर जनरल बने हैं सभी को देखेंगे, लेकिन एक ही क्लास में सबको देखना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको हम पूरे अच्छे तरीक़ा से हर एक पॉइंट को विस्तृत जानकारी देकर दोस्तों बताएंगे। क्योंकि हम आपको क्लास ले रहे हैं तो हमारा उद्देश्य बस ये नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दें, बल्कि उद्देश्य है कि आपको हर एक पॉइंट को दोस्तों समझाएं, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो किस तरह कोई समस्या मेरे भाई आपको ना आए। मेरी बात आपको जरूर याद आए पॉइंट को पढ़ करके। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग जो 1757 के बाद जो आपका प्लासी का युद्ध होता है, तो उस युद्ध के बाद दोस्तों जो गवर्नर बनते हैं, तो उस गवर्नर से ले करके आपका फिर जो बंगाल के जो बनते हैं गवर्नर, ये आपका ये गवर्नर बन गए। फिर आपके बंगाल के दोस्तों क्या बनते हैं, आपके गवर्नर जनरल बनते हैं, हम ले लेते हैं जीजी ले लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। फिर क्या बनते हैं आपके भारत के जो बनते हैं गवर्नर जनरल, ये जीजी समझिएगा, भारत के गवर्नर जनरल। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में बनते हैं भारत के वायसराय। 1857 के जो क्रांति होती है उसके बाद बनते हैं वायसराय। तो सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर कैसे कैसे बने उसके बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है कि इनका रॉबर्ट क्लाइव का दोस्तों। तो इनका 2 चरण है, पहला है 1757 से लेकर 1760 तक एवं उसके बाद दूसरा आता है आपका 1765 से लेकर 1767 दोस्तों। जब आपका बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है करने के लिए, तब दोस्तों इनको इंग्लैंड से बुलाया जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों उनके द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों उतने बड़े प्रांत को संभालना रॉबर्ट क्लाइव के अलावा दोस्तों किन्हीं के बस की बात नहीं थी, इसलिए दोस्तों इनको बुलाया जाता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं जो पॉइंट आपको दिया हुआ है। पहला लिखा है कि इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन याद रखिएगा, द्वैध शासन कहने का मतलब मेरे भाई कि 1765 में जब आपका ये इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 में क्या होती है, इलाहाबाद की 2 संधि होती है। पहले ये इलाहाबाद की संधि की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं इलाहाबाद, तो समझ जाइएगा इलाहाबाद की संधि के बारे में बात हो रहा है। तो 2 होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765 को, जो होता है शाह आलम द्वितीय के साथ जो आपके मुगल सम्राट रहते हैं। और दूसरा होता है 4 दिन बाद 16 अगस्त को दोस्तों, जो आपके अवध के नवाब सूर्यदौला के साथ दोस्तों ये संधि होता है। तो वहाँ पर संधि के बाद दोस्तों पूरी अच्छे तरीके से दोस्तों इलाहाबाद की संधि के बाद पकड़ आ जाता है भारत का, किसका दोस्तों, इंग्लैंड का, मतलब कि भारत पर मतलब बंगाल पर पूरी पकड़ दोस्तों कब आती है, तो आपकी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि जब होती है दोस्तों, उसके बाद पूरी अच्छी तरह से पकड़ आ जाती है। उसके फलस्वरूप दोस्तों वहाँ पर द्वैध शासन लागू किया जाता है। द्वैध शासन में जितना भी धन से संबंधित जितने भी दोस्तों क्या थे आपके विषय थे दोस्तों, सभी को जो इंग्लैंड के अधिकारी थे दोस्तों वो अपने पास रखते हैं, और प्रशासन चलाने के लिए दोस्तों किसको देते हैं, तो बंगाल के दोस्तों नवाब को देते हैं। तो वही बात यहाँ पर रखा है कि जब बोलेगा आपसे कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया, तो 1765 में दोस्तों लागू किया, और ये 7 साल तक चला था लगभग आपका 1772 तक। किसके आने तक, तो आपके जो वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों उनके आने थे दोस्तों, वो आते हैं जैसे ही, उसके बाद दोस्तों जो खत्म कर दिया जाता है। तो 1765 से लेकर 1772 तक आपका द्वैध शासन दोस्तों चलाता है कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों लागू करता है, जिसको दोस्तों समय दर समय जो आते हैं आपके गवर्नर दोस्तों उसको इसको संचालित करने का काम करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा है कि जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। बता दिए कि जो भी धन के बारे में बात हो, जैसे लगान वसूलना है दोस्तों, सैनिक का जो आपका अधिकार, उसके जो विदेशी मामले हैं तो सभी किसके अधीन आ गए, कंपनी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और जबकि शासन चलाने के लिए जो जिम्मेवारी थी वो नवाब के हाथ में दे दिया गया, मतलब जो उस समय बंगाल के नवाब मेरे भाई थे उनको सौंप दिया गया कि आप अपने प्रशासन को देखिए, बाकी काम हम खुद करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765, ये आपका पहला संधि है, फर्स्ट संधि बोले मेरे भाई इलाहाबाद की, तो किसके साथ हुआ है, तो शाह आलम द्वितीय दोस्तों जो आपके क्या है उस समय तत्कालिक मुगल सम्राट थे दोस्तों, द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया, मतलब इनको दोस्तों अपने अधीन ले लिया, मतलब अपने संरक्षण में दोस्तों क्या बना दिया, इनको पेंशन भोगी दोस्तों बना दिया गया था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का दोस्तों अवसर मिल गया, और वहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। बता दिए कि जो प्लासी का जो होता है युद्ध का 1757 में दोस्तों, ये क्या होता है, ब्रिटिश शासन के लिए दोस्तों प्रवेश द्वार मतलब एंट्री दोस्तों हो जाता है, मतलब यहाँ से गेट खुल जाता है। 1764 का दोस्तों जो आपका बक्सर का जो होता है, यहाँ से ब्रिटिश शासन क्या करते हैं, अपना शासन चलाना दोस्तों शुरू कर देते हैं। आगे आपका पॉइंट अगला है, यहाँ बोला है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए जो बंगाल का समस्त क्षेत्र था उसमें 2 उप दीवान, मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए और बिहार के लिए तो सिताब राय को क्या किया था, नियुक्त किया था। उप दीवान कहने का मतलब कि वो लोग अब
बंगाल, बंगाल के बारे में बात किए थे जब आपको पढ़ाए थे, तो बंगाल में दोस्तों सिर्फ बंगाल नहीं था। बंगाल में आपका हो गया बिहार हो गया, उड़ीसा मेरे भाई हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, आपका झारखंड को सम्मिलित कर लीजिए, पूरा बांग्लादेश कर लीजिए। तो इतना बड़ा प्रांत है दोस्तों। तो इतने बड़े प्रांत पे क्या करना है हमको, यहाँ से दोस्तों लगान वसूली करना है। क्या करना है, राजस्व वसूली करना है। तो राजस्व वसूली करने के लिए दोस्तों प्रांतों में क्या किया था रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों, अपना एक दीवान दोस्तों नियुक्त कर दिया था। बंगाल में आपका मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा नाम इनका, और बिहार में दोस्तों सिताब रहे। जब तक दोस्तों क्या है आपका ये द्वैत शासन है, तब तक दोस्तों जो लोग रहेंगे। बाद में दोस्तों क्या होता है, खत्म होता है जैसे ही ये दोस्तों अपने पद से, इनका ही पद दोस्तों खत्म हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बिहार में याद रखिएगा, बिहार में कौन है, सिताब राय, और बंगाल में दोस्तों कौन है आपके रजा खां। तो ये दोनों का नाम याद रखना है। आगे है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। अब भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस जो 1779 में चित्रित दोस्तों किया गया था। जेम्स रेनेल ने भारतीय भूगोल का पिता दोस्तों कहा था। भारतीय भूगोल का पिता अगर कहे दोस्तों रेनेल का था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दोस्तों भारतीय जो हिंदुस्तान का मानचित्र देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। किससे कहने पर दोस्तों, तो ये बंगाल के पहले जो आपके गवर्नर थे, कौन है बंगाल के पहले गवर्नर की सिर्फ बात करें, सिर्फ गवर्नर बोल रहे हैं हम लोग, गवर्नर जनरल नहीं बोल रहे, सिर्फ क्या बोल रहे हैं गवर्नर। तो कौन आ जाएंगे आपके, रॉबर्ट क्लाइव का नाम लीजिएगा मेरे भाई। पहले ही पॉइंट, जितनी पॉइंट बता रहे हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा भारत दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश शासन ने कैसे कैसे क्या किया भारत के साथ। आगे है जब आपके रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जाते हैं, तो उसके बाद 1767 से लेकर 1769 तक दोस्तों आपके वरेलास्ट, जो इनको कहीं कहीं वरेलास्ट लिखा रहता है। अब 1769 से लेकर 1772 तक दोस्तों लगभग 2-3 साल के लिए आते हैं कार्टियर दोस्तों। अब फिर बाद में एक लंबे समय के लिए दोस्तों आते हैं कौन, आपके वारेन हेस्टिंग दोस्तों आते हैं, आपके गवर्नर बन करके आते हैं। क्या बन करके आते हैं, ये हम गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर आपका आता है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो क्या हुआ, बंगाल के अगर बारे में बोलेगा, बंगाल के गवर्नर के बारे में, तो 4 आदमी का नाम लेना है। पहला आपका रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा आपके वरेलास्ट कार्टियर, फिर दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो आपके 1772 में आते हैं। अब 72 में आने के बाद क्या करते हैं, तो द्वैत शासन दोस्तों खत्म करते हैं, और ये 74 तक दोस्तों रहते हैं आपके बंगाल के गवर्नर। फिर बन जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, जो आपका एक्ट आता है उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंपनी के अधीन दोस्तों गवर्नर जनरल। अब जो कंपनी के जो भी अधिकारी बन रहे हैं गवर्नर दोस्तों, उनको अब क्या कहेंगे हम लोग, बंगाल का दोस्तों गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कहेंगे। और जो इनकी 2 प्रेसिडेंसी है कौन, तो साउथ में आपका मद्रास, और दोस्तों आपके वेस्ट में कौन है, बंगाल। तो वहाँ जो भी दोस्तों आपके गवर्नर जनरल है वहाँ के, वो किसके अधीन हो जाएंगे दोस्तों, तो बंगाल के अधीन हो जाएंगे। ये दोस्तों ये एक्ट में कहा गया था। वही बात यहाँ पर लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सिंपल पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में दोस्तों आया था। के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल दोस्तों कहा जाएगा। जो भी मतलब उनका क्षेत्र है पूरे भारत में दोस्तों, तो वहाँ का क्या कहा जाएगा, इनको गवर्नर जनरल दोस्तों कहा जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष दोस्तों निर्धारित किया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया, किसके अधीन, तो बंगाल के गवर्नर के अधीन। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों हुए, कौन है उनका नाम, तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों हुए। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जो 1774 में दोस्तों गवर्नर जनरल के पद पे दोस्तों बैठते हैं, और 85 तक दोस्तों क्या रहते हैं, ये गवर्नर जनरल के पद पे दोस्तों रहते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 11 साल दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो बने आपके गवर्नर बने बंगाल के, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब बन गए गवर्नर जनरल, कौन, वारेन हेस्टिंग। कभी पूछ दे आपसे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर, सिर्फ बंगाल के अंतिम गवर्नर दोस्तों यही है आपके वारेन हेस्टिंग, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो ये शब्द को पकड़िएगा, तो आपको सारी से बातें समझ में दोस्तों आ जाएगी। आगे है कि वारेन हेस्टिंग ने 1750 ईस्वी में, जो वारेन हेस्टिंग जो बने हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल मेरे भाई, तो ये पहले भी भारत में आए हैं, लेकिन 1750 में आए हैं। तो कंपनी के एक क्लर्क के रूप में दोस्तों कलकत्ता में आया था, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। बाद में बंगाल का गवर्नर बना मेरे भाई, देखें आप, जो 1772 से 74 तक रहे, और लास्ट में दोस्तों क्या बने, कंपनी का दोस्तों गवर्नर जनरल बने। मतलब वही बंगाल के आपके गवर्नर जनरल दोस्तों बन गए। मतलब कि देखिए एक क्या है, आम क्लर्क दोस्तों अपनी मेहनत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर दोस्तों क्या बन गया, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों क्या बन गया, अपने दिमाग पर दोस्तों चलाने वाला ये काम करना दोस्तों शुरू कर दिया। मतलब कि संचालन का दोस्तों इनको अधिकार मिल गया, बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों बन गए। आगे हम लोग बात करते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, जो इनका दोस्तों क्या है आपका, तो ये गवर्नर जनरल का कार्यकाल तो 1774 से लेकर 85 तक लगभग 11 वर्षों का दोस्तों इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इनके कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए, सारी कामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो राजकीय कोषागार
को मुर्शिदाबाद से दोस्तों कलकत्ता लाया। कलकत्ता क्यों लाया? तो सबसे सिंपल याद रखिएगा कि इनका दोस्तों मुख्यालय क्या था दोस्तों? कलकत्ता था। यहाँ पर दो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, उनकी जो राजधानी बनती है दोस्तों तक कलकत्ता बनती है। कब तक? 1911 तक दोस्तों, 1911 तक। 1773 से लेकर के जो 1911 तक दोस्तों जो राजधानी रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कलकत्ता ही रही है। तो पूरा राजपाट जो कहाँ से चला रही है दोस्तों? कलकत्ता से चला रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया, इनका जो कोषागार था दोस्तों उसको कहाँ किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता दोस्तों ट्रांसफर कर दिए। फिर 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी दोस्तों अदालत क्या किए? स्थापित किए। फौजदारी मतलब जहाँ पर दोस्तों चोरी डकैती मारपीट का जो होता है, हत्या का होता है मामला, वो होता है फौजदारी। और दीवानी जो होता है जो जमीन धन संबंधित होते हैं दोस्तों, जमीन हो गया, विवाह हो गया दोस्तों, उसमें कि मामला होता है वो तो दीवानी मामला, ये आपका दीवानी अदालत दोस्तों उसके लिए बनाया गया था। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। मतलब कि जो फौजदारी जहाँ पर दोस्तों क्या हो रहे हैं, चोरी डकैती मारपीट का जो मामला आ रहा है वो कौन चला रहे हैं दोस्तों? उसका मतलब हेड अध्यक्ष बोलेगा तो दोस्तों सदर निजामत अदालत द्वारा क्या है संचालित है। और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत का दोस्तों अध्यक्ष करता था। मतलब कि जो नाजिम होते थे उनके द्वारा दोस्तों क्या करते थे, एक दरोगा को दोस्तों नियुक्त किया जाता था, जो क्या करते थे, इस जो आपका फौजदारी अदालत है उसका दोस्तों संचालन करते थे मेरे भाई। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश दोस्तों होता था। मतलब इसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? कलेक्टर होते थे। और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, क्योंकि दोस्तों भारत के जो कानून व्यवस्था है दोस्तों उसको भारतीय ही समझ सकते हैं दोस्तों, एक अंग्रेजी समझ नहीं सकते, इसलिए दोस्तों एक भारतीय को दोस्तों क्या किया गया था उसमें दोस्तों रखा गया था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। जो अंतिम जो देखभाल करने वाला होता था दोस्तों, निर्णय लेने वाला, वो कौन होता था दोस्तों? आपका ये कलेक्टर ही हुआ करता था। अगला है कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की दोस्तों स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल के सभापति और उसी काउंसिल में 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। अब सदर फौजदारी अदालत में नायब निज़ाम और मुख्य काजी मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह पर न्याय दोस्तों करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे में अंतिम निर्णय लेने के लिए सदर अदालतों में भेजा जाते थे। सदर अदालत देखिए यहाँ पर, सदर अदालत आपके हो गए क्या? आपके जो उच्च अदालत हो गया, जैसे जिले का अदालत हो गया आपके, जैसे आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका जिला में मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या मान लीजिए अभी हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में कोई मामला अगर नहीं होता है समाधान इसका, तो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है मेरे भाई। तो फिर तरह से अगर मान लीजिए कि जिला अदालत जो आपका दीवानी या फौजदारी, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि मामला कोई समाधान नहीं हो रहा तो कहाँ जाएगा मेरे भाई? ये तो सदर अदालत में दोस्तों क्या होगा, अंतिम रूप से जाएगा, यहाँ पर दोस्तों उसका निर्णय होगा। इसको भी थोड़ा ध्यान रखने वाली आपके लिए बात है। अब रहा बात यहाँ पर कितनी सारी बात, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि हर एक कोर्ट में दोस्तों क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं जो उनके कार्यों में सहायता करते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी जो आपके मुख्य काजी मुफ्ती मौलवी जो लोग थे दोस्तों क्या करते थे, उनके काम में दोस्तों सहयोगी करते थे। इसीलिए दोस्तों इतने सारे आपके नाम दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दे रखिएगा। जो दीवानी फौजदारी अदालत है किसके समय में बना था, इसको सभी चीज़ को आपको याद रखना। आगे है कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून दोस्तों लागू किया गया था। किसने मेरे भाई? तो दीवानी। बता दिए दीवानी कानून, दीवानी मुकदमा या दीवानी अदालत क्या होता था दोस्तों, जिसमें आपके विवाह हो गए, विवाह विच्छेद हो गया दोस्तों, ये सब धन से संबंधित जो मामला था वो सब दोस्तों आपका आता था, वो था। जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू होते थे। फौजदारी में क्या था मेरे भाई? तो मुस्लिम कानून को ही मान्यता मेरे भाई दिया जाता था, उसी के द्वारा ये संचालित होता था। आगे हमारा है 1772 के बारे में एक पॉइंट आपका है कि 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध शासन जो प्रणाली था, द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायी दोस्त संभालने का आदेश दिया। मतलब कि जो द्वैध शासन प्रणाली बताया था आपको, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, उसको किसने खत्म किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों खत्म किया। याद रखिए किसने लाया, किसने खत्म किया, कब खत्म किया, सब चीज़ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। द्वैध शासन खत्म करने के बाद दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, तो कंपनी के अधीन दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों की जो शासन व्यवस्था है दोस्तों उसको लेकर के आए कि हम लोग क्या करेंगे, उसको संभालने का काम हम लोग खुद करेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग ने 2 उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय के पद को हटा दिया। मान लीजिए कि बता दिए कि आपको हम पहले ही बताए थे कि ये जो दीवान बनाए गए थे, उप दीवान, ये किसके लिए बनाए गए थे? तो द्वैध शासन लागू हुआ था तो उसके कारण बनाए गए थे। अब वो द्वैध शासन ही खत्म हो गया तो ये लोग क्या करेंगे, तो इनके पद को दोस्तों क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे है कि 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था राजस्व पद्धति लागू की, जिसे हम लोग इजारीदारी प्रथा कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या था दोस्तों, आपका ठेकेदारी प्रथा ही था। क्या था मेरे भाई? ये ठेकेदारी प्रथा था। मान लीजिए कि आपकी ठेकेदारी
मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, ज़मीन से आप कितना लगान वसूल करके देंगे तो उसका क्या होता था, बोली लगता था दोस्तों। वही बात यहाँ पर बताया है कि इस पद्धति में अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्या करना है, राजस्व दोस्तों हमको वसूल करना है। और राजस्व वसूल करने के लिए तो अंग्रेज जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, कोई भारतीय ठेकेदार मतलब जमींदार को दोस्तों क्या करेंगे, उस ज़मीन का दोस्तों क्या करेंगे, ठेका देंगे। तो वही बात यहाँ बताया है कि इसमें क्या था, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्च बोली लगाने वाले को लगान वसूली का दोस्तों अधिकार दिया गया। मतलब कि जो बुझाता बोली लगाएगा दोस्तों उसको क्या मिलेगा दोस्तों, उसको वहाँ से वसूली करने का दोस्तों मिलेगा ठेका। और वो जितना बोली लगाया, मान लीजिए कि 50 रुपये बोली लगाया तो उसको क्या करना है, 50 रुपये वसूल करके देना। भले वहाँ से वो 100 रुपये क्यों नहीं वसूल कर रहा है, भले वहाँ से 100 रुपये क्यों नहीं वसूल कर रहा है, लेकिन उसको 50 रुपये मेरे भाई देना है जा करके कंपनी को, उससे जमींदार को मेरे भाई। तो आपसे पूछे इधारी प्रथा किसने शुरू की। बाद में जाकर के जब इसमें दोस्तों क्या हुआ, भ्रष्टाचार जब व्याप्त हो गया तब जाकर दोस्तों आपका स्थायी बंदोबस्त आता है बाद में। यही इसका व्यापक रूप होता है जो कॉर्नवालिस दोस्तों लाता है बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह का क्या है, आपका अस्थायी व्यवस्था ही था आपका, जिसको हेस्टिंग ने दोस्तों लाया था। आगे है कि वो ये वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक दोस्तों नियुक्त किया। जब दोस्तों जो आपके हेस्टिंग के समय दोस्तों जो आपके बंगाल के नवाब थे मेरे भाई, वो क्या थे, वो बहुत ही अल्प आयु के थे। अल्प आयु कहने का मतलब बहुत ही कम थे। उनका नाम था दोस्तों मुबारक उद्दौला। क्या था नाम उनका, तो मुबारक उद्दौला दोस्तों था। वो बहुत ही छोटे थे, तो इसीलिए दोस्तों उनको क्या किया गया, उनको उनके संरक्षण के लिए दोस्तों बना, किसको देखभाल के लिए बनाया गया दोस्तों, तो उनका विधवा मुन्नी थी, क्या नाम था उनका, तो ये मुन्नी बेगम दोस्तों, उनको उनका संरक्षक दोस्तों बनाया गया। फिर 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके मोहम्मद रजा खां को दोस्तों क्या किया गया, तो नवाब का दोस्तों संरक्षक नियुक्त किया गया। क्योंकि दोस्तों हेस्टिंग को लगा कि अगर मुन्नी बेगम रहेगी तो क्या करेगी, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी महिला है, हमारे लिए दोस्तों क्या हो सकती है, हानिकारक दोस्तों आगे चल करके हो सकती है। इसलिए क्या किया गया दोस्तों, इसको हटा करके मोहम्मद रजा खां को दोस्तों क्या किया गया, उनका संरक्षक दोस्तों बना दिया गया। फिर 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, उसको समझने के लिए क्या हमारा धार्मिक कानून क्या है दोस्तों, उसको समझने के लिए इसने क्या किया, तो उसका दोस्तों ट्रांसलेट करना शुरू किया। जो आपका मनुस्मृति, उसको एक कोड ऑफ द जेंटू लॉज नाम से दोस्तों क्या किया, उसका अनुवाद कराया। और विलियम विल्किंस ने दोस्तों क्या किया, 1785 में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता दोस्तों, क्या है हमारे धार्मिक साहित्य के बारे में जानने के लिए दोस्तों, वो तो भगवत गीता का अंग्रेजी में दोस्तों अनुवाद किया किसने, तो विलियम विल्किंस ने दोस्तों। फिर 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास लिखे हैं दोस्तों, जो हमारे साहित्य है दोस्तों, प्राचीनतम साहित्य, उसको समझने के लिए दोस्तों क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट दोस्तों किया और नाम अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक को अंग्रेजी में दोस्तों अनुवाद कराने का दोस्तों काम किया। इन्हीं के समय में सब ये सब हुआ था। आगे चल करके दोस्तों 1781 में क्या हुआ, हेस्टिंग ने फारसी और अरबी भाषा में अध्ययन के लिए कलकत्ता में दोस्तों एक मदरसा बनवाया। मतलब उनको भी दोस्तों क्या करना है, इनको समझना है किस चीज़ को, तो हमारे भारतीय भाषाओं को, तो उनको किसको दोस्तों, अंग्रेजों को। इसलिए क्या किया दोस्तों, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनवाया। और इसके पश्चात मतलब उसके बाद दोस्तों 1784 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, एक सहयोगी तथा मित्र विलियम जोन्स ने प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में क्या किया मेरे भाई, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स मतलब क्या था, वो वॉरेन हेस्टिंग का दोस्तों मित्र था। इस 1784 में किया। यहाँ पर क्या था, सिंपल समझिए कि जो भी हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, उसको यहाँ पर समझिए कि ट्रांसलेट किया जाता था। क्या किया जाता था, ट्रांसलेट मेरे भाई अंग्रेजी में किया जाता था, ताकि वो हमारे धर्म ग्रंथों को समझे दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो कलकत्ता में जो आपका बना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसको किसने बनाया है, तो इसको विलियम जोन्स ने दोस्तों बनाया है। 1784 में उसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं कि 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बताइए कि जो भी मदरसा बना रहे हैं, जो भी कॉलेज दोस्तों बनवा रहे हैं, तो वो बना रहे हैं किस भाषा के लिए, तो हमारे भारतीय भाषा के लिए। क्यों, क्योंकि उनको तो समझना है, हमारे भारतीय भाषाओं को समझना है, ताकि हमारे धार्मिक ग्रंथों को तो समझ सके, हमारे साहित्य को वो समझ सके मेरे भाई। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जो जोनाथन डंकन स्थापित किया गया, तो बनारस में दोस्तों संस्कृत कॉलेज, और मदरसा कहाँ पर स्थापित 1781 में, तो आपका कलकत्ता में हुआ था, जो 1781 में हेस्टिंग ने दोस्तों किया था। आगे बात करते हैं जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दोस्तों, जो ट्रांसलेट करने के लिए बना था हमारे साहित्यों को, प्राचीन साहित्यों को, बंगाल में 1784 में। उसी तरह से बम्बई में दोस्तों बना था आपका बम्बई एशियाटिक सोसाइटी, जो 1804 में दोस्तों बना था। और 1823 में मेरे भाई लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना दोस्तों की गई थी। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों क्या होता है कि मुगल सम्राट जो थे आपके, उनको 26 लाख का दोस्तों वार्षिक पेंशन मिलता था। कौन सा, तो जो बताए थे आपको 1765 में जो आपका प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें आपके
शाह आलम द्वितीय थे, उनको बोला गया था कि आपको पेंशन भोगी बन करके हमारे संरक्षण में रहना है। तो इसके पेंशन को दोस्तों क्या कर दिया हेस्टिंग्स दोस्तों बंद कर दिया। इनके जो वार्षिक पेंशन मिलता 26 लाख रुपया क्या किया इसको दोस्तों बंद कर दिया था। किसने दोस्तों हेस्टिंग ने। आगे चल करके इनके समय में दोस्तों क्या होता है, भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में दोस्तों प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा था। अंग्रेजी भाषा में दोस्तों क्या था, ये आपका समाचार पत्र था। ये साप्ताहिक दोस्तों समाचार पत्र था जिसे जेम्स अगस्ट हिक्की ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, इसका मतलब प्रकाशन दोस्तों किया था। वही हिंदी समाचार पत्र के बारे में बोल दे आपसे, हिंदी में बोले कि हिंदी में पहला समाचार पत्र कौन था, तो उसका नाम लीजिएगा उदंड मार्तंड। उदंत मार्तंड दोस्तों क्या था, हमारे भारत का पहला दोस्तों हिंदी समाचार पत्र था जो 1800 मेरे भाई 26 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था पहला। जिसे प्रकाशित करने वाले कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल दोस्तों, पंडित जुगल किशोर का नाम याद रखिएगा, जुगल किशोर दोस्तों, इन्होंने पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। लेकिन 1780 में ही वॉरेन हेस्टिंग के समय ही बंगाल गजट दोस्तों प्रकाशित हुआ था हिक्की के द्वारा। आगे है कि इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कब, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के माध्यम से, जिसके अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर अगर कोई मुकदमा आपका है उसका फैसला तो सुनाना है तभी सुना जाएगा जब दोनों पक्ष क्या होंगे, सहमत होंगे। मतलब दोनों जो पक्ष होंगे मेरे भाई अगर वो सहमत होंगे तब जाकर के इसमें क्या होगा, कलकत्ता के बाहर के जो भी केस होंगे इसमें उसकी सुनवाई होगी। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, मतलब जो भी अंग्रेजी लॉ थे दोस्तों उसको लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे दोस्तों। इनके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, इनका नाम था दोस्तों चैम्बर, लिमिस्टर और हायर दोस्तों। तो उनका नाम भी याद रखिएगा, जब एक्ट पढ़ा थे वहाँ पर आपको इसकी जानकारी हम दिए थे। फिर 1782 में क्या किया था, एलिजा इम्पे ने दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग ने क्या किया था, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर दोस्तों न्यायालय में फांसी की सजा दोस्तों दिलवा दी थी। अब ये नंद कुमार कौन थे, तो सिंपल समझिए नंद कुमार तो क्या थे, तो मेरे बंगाल के ही क्या थे, एक बहुत जाने माने जमींदार थे मेरे भाई, जमींदार थे। अभी जमींदार से हेस्टिंग का दोस्तों बनता नहीं था, बनता नहीं का मतलब कि इनका संबंध मतलब भाई अच्छा नहीं था। मतलब क्या किए, तो इनको दोस्तों भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके दोस्तों एक मामूली मतलब कि एक आपका कहिए कि ये केस था, उसमें क्या किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इस पर क्या किया, इनको मुकदमा चलाया। और ये एलिजा इम्पे है, इनके क्या थे, अच्छे मित्र थे। किनके मेरे भाई, तो ये आपके हेस्टिंग के अच्छे मित्र थे। तो इनसे दोस्तों क्या किया, इनको फांसी की सजा दोस्तों दिला दिए। फांसी की सजा जैसे दिलाए तो उसके बाद दोस्तों बंगाल में क्या हो गया, मतलब कि माहौल दोस्तों गर्म हो गया। तब जाकर के ये क्या किए, एलिजा इम्पे दे दिए दोस्तों, इस्तीफा दे दिए। तो पहला गलती यहाँ पर ये भी हेस्टिंग कर दिए थे। आगे चल करके दोस्तों यही सब कारण बनता है महाभियोग का इन पर चलने का। तो आगे देखिए यहाँ पर कि अस्थायी कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। और एन.वी. हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई। मतलब कि बता दिए कि हमारे भारत की जो भी कानून व्यवस्था थी मुसलमानों के लिए, आपके हिंदुओं के लिए, तो उसको ब्रिटिश को समझना है मेरे भाई, क्या है क्या नहीं है, किस कानून के लिए क्या सजा है, कौन से केस के लिए क्या उसको करना है। तो उसको समझने के लिए तो वो तो अब हमारे भारतीय भाषाओं में लिखा है, तो वो भाषा को समझना इनके लिए क्या था, मुश्किल काम था। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए मेरे भाई। तो उसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग दोस्तों संस्थाएं स्थापित की ताकि क्या करे, उसको ट्रांसलेट करे। तो वही इसका दोस्तों यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे है कि इन्हीं के समय में बहुत सारे काम भी हुए हैं। क्या हुए देखिए यहाँ पर कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 दोस्तों ये उस समय आपके हुए। तो इसका बता दिए कि 1774 तक दोस्तों ये गद्दी पर बैठते हैं, 85 तक दोस्तों रहते हैं आपके गवर्नर जनरल बंगाल के। तो इसी दौरान दोस्तों क्या हुआ, ये मराठा युद्ध हुआ है। और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1780 से 1784 वो वॉरेन हेस्टिंग के समय ही हुआ है। कभी कभी आपसे प्रश्न करता है। फिर प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि दोस्तों 1782 में हुई थी, इसके द्वारा ये समाप्त हुआ। और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों वो मंगलोर की संधि के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, ये समाप्त हुआ था। सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले वाले क्लास में, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्लास दोस्तों चल रहा है, तो वहाँ से बहुत सी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यही जो आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी में क्या होता है आपका टीपू सुल्तान, ये हैदर अली की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, ये भी हम आपको बता रखे हैं। आगे है कि ईस्ट इंडिया एक्ट जो आता है आपका किस लिए आता है, तो जो भी कमियां थी आपके रेगुलेटिंग एक्ट में या एक्ट ऑफ अटेलमेंट जो 1781 था दोस्तों, उसको दूर करने के लिए दोस्तों ये आता है। और वॉरेन हेस्टिंग के समय ही दोस्तों क्या होता है, पारित होता है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट बोले कब आया, 1784 में दोस्तों आया। विलियम पिट्स दोस्तों क्या रहते हैं उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री मेरे भाई इंग्लैंड के रहते हैं। आगे है
कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की दोस्तों स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? तो आपका ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत मेरे भाई। तो ये भी ध्यान देने वाली बात आपकी है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई। इसमें क्या है, जिसमें एक तरफ कंपनी डायरेक्टर और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोस्तों होती थी। इस दोहरे नियंत्रण को ही हाफ लोफ सिस्टम कहा गया। जब आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया एक्ट में ही क्या है, दोहरी शासन व्यवस्था हमारे भारत में शुरू की गई थी, जिसमें आपका कंपनी का जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको बोल सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना दोस्तों किस एक्ट के द्वारा की गई? तो बताइएगा, ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा दोस्तों, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है और इस एक्ट के बारे में आपको जानकारी हम पहले दे भी चुके हैं। आगे है यहाँ पर कि इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बता दिया स्थापना दोस्तों, ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। हेस्टिंग के संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए दोस्तों भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की गई। मतलब कि उनका लेखा जोखा रखना, मतलब कहाँ से कितना आया है लगान दोस्तों, उस सब चीज़ का दोस्तों रिपोर्ट बनाकर तैयार करने का काम राय रायन दोस्तों करते थे। और इसी पद पर दोस्तों हमारे पहले भारतीय दुर्लभ राय के जो पुत्र थे मेरे भाई राजबल्लभ को दोस्तों क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। किस पर दोस्तों? राय रायन पर। ये चीज़ को याद रखिएगा, कौन? राजबल्लभ को नियुक्त किया गया था, जो दुर्लभ राय के पुत्र थे मेरे भाई। आगे है कि ईस्ट इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट जो आया 1784 में, इसी के विरोध में क्या हुआ? इस्तीफा देकर के जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो इसमें क्या हुआ? एडमंड बर्क, जो बर्क याद रखिएगा, बर्क ने क्या किया दोस्तों? उन पर बंगाल में शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किन पर दोस्तों? तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग पर। वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों एकमात्र ऐसे दोस्तों आपके क्या है, वॉरेन गवर्नर जनरल मेरे भाई, जिन पर क्या चला है दोस्तों? ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चला है, लेकिन महाभियोग वो पारित नहीं हो सका था। अब महाभियोग का कारण क्या है दोस्तों? तो बता दिए कि ये अपने आप को पावरफुल समझते थे, लेकिन जो आपका 1784 में जो एक्ट आया था दोस्तों, उनके पावर को उसको कम कर दिया था, वो हो गया। दूसरा गलती क्या किए थे? जो नंद कुमार को फांसी की सजा दोस्तों क्या थे, गलत मामले में दोस्तों जबरदस्ती दिलवा दिए थे, वो भी दोस्तों ये सब चीज़ को ले करके दोस्तों क्या किया गया इन पर दोस्तों? ये बर्क द्वारा दोस्तों महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दोस्तों ब्रिटिश संसद में शुरू की गई और यह मुकदमा 1788 तक में शुरू हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला। और 24 अप्रैल 1795 में दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड ने वॉरेन हेस्टिंग को क्या किया? सभी आरोपों को दोस्तों मुक्त कर दिया। मतलब कि ब्रिटिश जो संसद थी दोस्तों, उनको क्या किया? जो महाभियोग इन पर लाया गया था वो दोस्तों मतलब खारिज कर दिया गया, समझ सकते हैं। तो किसने लाया, कब लाया, सब चीज़ के बारे में समझिएगा। अब क्या है, तो 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। मतलब लगान जो वसूली था दोस्तों, उसको क्या किया? पुनर्गठन दोस्तों किया गया और एक नवीन अधिकारी, जिसका ना अधिकारी का एक दोस्तों एक पद बनाया गया, जो मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य क्या है? तो सभी कानूनगों की कागजों की देखभाल करना। और इस पद पर प्रथम जो नियुक्ति थी वो एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे, मतलब ब्रिटिश कर्मचारी बोल सकते हैं, जेम्स ग्रांट को दोस्तों ये मुख्य सरिस्तादार पद पर दोस्तों नियुक्त किया गया था, जो सभी लेखा जोखा दोस्तों रखने का काम करता था। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किसका? दोस्तों लगान का। आगे है हमारा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी किसने शुरू की? तो वॉरेन हेस्टिंग से दोस्तों संबंधित है। ये प्रश्न आपसे पूछता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? तो मान लीजिए कि अपने क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, उसको बाहरी जो भी मतलब कि आपके हमारे भारतीय राजा होगा या कोई बाहरी दोस्तों देश हो गया, वो चाह रहा है कि क्या करेंगे? ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा करेंगे। तो उस ब्रिटिश क्षेत्र को कब्जे से बचाने के लिए दोस्तों ये हेस्टिंग क्या करते थे? जो आस पड़ोस के दोस्तों, जो मान लीजिए कि ये राजा महाराजा हुए, मतलब जो क्षेत्र हैं, उनके साथ दोस्तों क्या करते थे? संबंध अपने अच्छे करते थे, ताकि क्या हो, ताकि मान लीजिए बाहर से कोई आदमी आए तो ये जो हमारा प्रांत है, जो हमारे बगल का, ये क्या करे? बफर जोन की तरह हमारा दोस्तों काम करे, हमारा दोस्तों बचाव करे। तो यही क्या था इनका एक रिंग फेंस ऑफ पॉलिसी थी दोस्तों। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, हेस्टिंग को देखें। हेस्टिंग का दोस्तों आपका जो चैप्टर था बहुत बड़ा था। अब हम लोग जो छोटे छोटे आ रहे हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके बाद आते हैं क्या, सर जॉन मैकफर्सन दोस्तों आते हैं। बताएं कि इस्तीफा देकर चले गए। कौन इस्तीफा देकर चले गए? तो हेस्टिंग दोस्तों। उसके बाद ये अस्थायी तौर पर आते हैं 1785 से लेकर 1786 दोस्तों क्या रहते हैं, ये आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसलिए इनको कहा गया अस्थायी दोस्तों। अस्थायी बात हुआ था किनको भेजने का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिंपल बोलती है कि हम जाएंगे तो पूरे पावर को लेकर के जाएंगे। मतलब इनका दोस्तों जो गवर्नर जनरल की परिषद थे दोस्तों, तो परिषद में ही दोस्तों क्या था, आपस में दोस्तों बनती नहीं थी और
परिषद में जो आपके 3-4 सदस्य थे उनके बराबर दोस्तों क्या था दोस्तों, इनका मतलब पद था। मतलब कोई भी निर्णय लेना है तो निर्णय दोस्तों क्या होगा, बहुमत के आधार पर होगा। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा पावर दीजिए कि क्या करें, हम अपने परिषद के मामले को या कोई भी मामला हो उस पर क्या कर सके, हम उस पर रोक लगा सकें दोस्तों। तो पूरा पावर दोस्तों क्या किया गया, इनको दे करके दोस्तों क्या किया गया, भेजा गया। अब इस बीच में लंबा थोड़ा समय लगा, तो उस समय के दोस्तों भरपाई के लिए क्या किया गया, मैकफेरसन को दोस्तों भेजा गया था, जो 1 साल तक अस्थायी तौर पर मेरे भाई रहे थे। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके समय में बहुत सारे काम होते हैं, उसको देखते हैं। तो इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए हैं। इनके समय में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। मतलब जो भी आपके फौजदारी अदालत है दोस्तों उसको सबको खत्म कर दिया और भ्रमण करने वाले दोस्तों क्या किया करने वाले अदालत दोस्तों इन्होंने शुरू किया, जहां 3 जिससे बंगाल में थे, 1 आपके बिहार में थे। 1792 में दोस्तों क्या किया इन्होंने, कॉर्नवालिस ने तो दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की मेरे भाई, तो दरोगा प्रणाली की शुरुआत अगर पूछे किसने की, तो ये कॉर्नवालिस ने दोस्तों 1792 में की। उसके बाद 1793 में दोस्तों इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का दोस्तों निर्माण कराया। कॉर्नवालिस कोड 1793 में दोस्तों किसने किया, तो कॉर्नवालिस ने ही किया था। अब ये कॉर्नवालिस कोड क्या था, तो जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों का पृथकीकरण मतलब कि प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए दोस्तों क्या किया उन्होंने, तो शक्ति का दोस्तों बांटा, शक्ति को क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट मेरे भाई किया। तो ये शक्तियों का पृथकीकरण के सिद्धांत पर दोस्तों ये आपका कॉर्नवालिस कोड दोस्तों क्या था, आधारित था। इसको 1793 में दोस्तों शुरू किया गया था। आगे है कि 1793 में ही एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। मतलब कि ठीक तरीका से अपने काम को संचालन नहीं कर रहे थे, तो उसको क्या किया गया दोस्तों, उनको हटा करके उनको केवल संग्राहक अभिकर्ता दोस्तों बना दिया गया। किसको दोस्तों, कलेक्टर को। इस चीज़ को याद रखिएगा, इनके द्वारा, तो हेस्टिंग द्वारा। बता दें पूरा पावर लेकर के आए थे। आगे है कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार को प्राप्त जमींदारों को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब कि जो पुलिस अधिकारी थे उनके वेतन की वृद्धि इनके समय में हुई थी, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र दोस्तों वहां पर पुलिस अधिकार जो प्राप्त दोस्तों जमींदारों को, उसको क्या किया गया, उसको दोस्तों खत्म कर दिया गया इन्हीं के समय। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कंपनी कर्मचारी दोस्तों कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपना निजी व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, तो उस निजी व्यापार को भी इन्होंने खत्म किसने, कॉर्नवालिस ने। आगे है कि जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज दोस्तों बनाया। कहाँ पर, तो जिलों में दोस्तों इन्होंने बनाया आपका चौकी, और वहाँ पर दरोगा को क्या किया, इनका दोस्तों इंचार्ज बना दिया। आज भी आपको देखने के लिए मिलता है इस तरह का कार्यक्रम। तो भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर को ऊंचा पद नहीं दिया गया। मतलब इनके समय दोस्तों भारतीयों को मतलब कि नीचा से नीचा दोस्तों पद दिया जाता था, उससे मतलब कि बड़ा पद दोस्तों इनके समय में नहीं दिया जाता था। आगे है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, कंपनी को लगभग 10% मतलब 1/11 अपने पास रखना पड़ता था। बता दिए कि जो व्यवस्था इजारेदारी प्रथा बताए थे वारेन हेस्टिंग के समय, तो वही व्यवस्था को व्यापक तौर पर दोस्तों इन्होंने लागू किया। वही अस्थायी बंदोबस्त, वही एक तरह का ठेकेदारी व्यवस्था थी दोस्तों, जिसमें क्या है, तो जमींदारों को मान लीजिए किसी एरिया में दिया गया लगान वसूली के लिए, मतलब कि लगा मेरे भाई, तो बोला कि आपको इतना समय के लिए इतना लगान देना है, तो कितना जितना लगान वसूली हो रहा है उसका लगभग 10% 90% दोस्तों कंपनी को देना है, वही 10/11, और अपने पास रखना 1/11 दोस्तों। और इसमें यह भी कहा गया था कि अगर आप लगान चुकाने में क्या असमर्थ है, तो आपकी जो जमींदारी है वो तो जाएगी, लेकिन जो आपकी संपत्ति है उसको भरकर दोस्तों आपको लगान चुकाना पड़ेगा। ये बात इसमें कहा गया था। इसलिए कहीं कहीं दोस्तों क्या करते हैं, सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है किसको, तो आपका अस्थायी बंदोबस्त को, जिसको कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। आगे है कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर्ड ने बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों, जॉन सोर्ड, जो आगे चल करके बनेगा गवर्नर जनरल, इसके बारे में बताएंगे, तो याद रखिए किसने बनाई थी। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास उत्तरी जिलों में लागू की थी। जैसे आपका भारत यहाँ पर है, तो भारत का में जो ये इलाका देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दोस्तों, यहाँ पर क्या था, आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू था, इसको याद रखिएगा। आगे है हमारा कि इससे जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब कि जमींदार भू राजस्व की दर, मतलब कितना यहाँ से भू राजस्व हम वसूल सकते हैं, तो वो स्वतंत्र थे, लेकिन जितना बोलिएगा उतना ही आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। अब इसमें भी क्या लगता था, बोली ही लगता था, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई जमींदार बोल दिया कितना देंगे तो उतने पे हो जाएगा, बोली लगता ज़्यादा बोल जाता था उसको दोस्तों ये जमींदारी मिलती थी। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। वही आपको जिसको हम चर्चा पहले बताएं आपको।
भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य दो व्यवस्थाएं थी, जिसका नाम है रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये पढ़ते भी होंगे आप, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा है यहाँ पर है, तो साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रैयतवाड़ी मतलब हो गया, रैयत मतलब होता है किसान, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब हुआ मेरे भाई कि जब यहाँ पर क्या था कि जमींदार क्या करेंगे, किसान से वसूली करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसान है, यहाँ पर आपके जमींदार हो गए, यहाँ पर दोस्तों आपके अंग्रेज हो गए। तो जमींदार क्या करेगा, किसान से लगान वसूली करेगा, इसको दोस्तों देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ किसान रहेगा और दोस्तों अंग्रेज रहेगा। मतलब क्या करेंगे, अंग्रेज किसान क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो लगान जो भी होगा टैक्स दोस्तों सीधा अंग्रेज को देंगे, बीच का बिचौलिया दोस्तों बीच में नहीं रहेंगे दोस्तों। आगे है रैयतवाड़ी, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा जाता है। डायरेक्ट किसके साथ समझौता है मेरे भाई, तो ये किसानों के साथ है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूमि आई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले की पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। मतलब आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध किसका है, तो कर्नल रीड का भी संबंध है, बाद में मुनरो भी आते हैं। तो 1792 में दोस्तों कौन शुरू किए, तो बारामहल जो बंगाल का प्रांत है दोस्तों, यहाँ पर किसने शुरू किया, तो ये कर्नल रीड ने, मतलब रीड ने शुरू किया दोस्तों। और ये 1820 में दोस्तों व्यवस्था को मद्रास में लागू कर दी गई, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को दोस्तों मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो कभी आएगा तो इनका भी नाम आएगा, रीड का भी, और मुनरो का भी नाम आएगा, दोस्तों याद रखिएगा। तो रैयतवाड़ी से किनका नाम जुड़ा हुआ है, तो रीड और मुनरो दोनों का दोस्तों। मुनरो क्या थे, तो ये आपके मद्रास के दोस्तों गवर्नर नियुक्त किए गए थे, इसको मतलब ठीक तरीके से चलाने के लिए। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन, जो दक्कन क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ अन्य क्षेत्रों में भी लागू दोस्तों कर दी गई। अब इसमें क्या था, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, सुन लीजिए। यहाँ पर पहला था कि सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं है, जैसे जमींदार था बीच में, यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं है, सीधा डायरेक्ट किसान से संबंध किसका है, तो आपके कंपनी का दोस्तों। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें वो भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। मान लीजिए कि अब यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्त में दोस्तों भूमि का मालिक कौन था, जमींदार था दोस्तों। जमींदार जब मालिक है मेरे भाई, तो किसान के पास कोई अधिकार नहीं है, ना वो भूमि को दोस्तों बेच सकता है, ना ही वो गिरवी रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर उनका जब अधिकार था जमीन, उनके किसानों को अधिकार था, वो किराया मतलब कि विक्रय मतलब बेच भी सकते हैं और गिरवी रखकर पैसा भी ले सकते थे अपना टैक्स चुकाने के लिए। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी दोस्तों। ये भी एक इसमें नियम था कि लगान अदायगी को प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की दोस्तों व्यवस्था की गई थी। मतलब 30 वर्ष तक दोस्तों क्या था, ये आपका बनाया गया था कार्यक्रम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से दोस्तों इसका पुनर्गठन करेंगे। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। मतलब यहाँ पर मान लीजिए किसान अपना चावल गेहूं उपजा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज को चावल गेहूं नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चावल गेहूं बेच करके जितना धन आएगा, मान लीजिए 100 रुपये आया, तो 100 का दोस्तों 1/2 मतलब वही लगभग 50% क्या करना है आपको, तो अंग्रेज को देना है दोस्तों। इस तरह के नियम इसमें थे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था, ये भी क्या थी, तो ये भी लगान वसूली का दोस्तों व्यवस्था था। 3 व्यवस्था याद रखिएगा। तो जो महल शब्द है, महल शब्द का तात्पर्य जागीर अथवा गांव से है। क्या है, तो जागीर अथवा गांव से। इस पद्धति में सरकार राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया करते थे, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या जो लंबरदार को राजस्व वसूली का अधिकार देते हैं। मतलब गांव में जो मान लीजिए गांव है, ये क्या है, हमारा गांव है। अब गांव में यहाँ 50 घर है, 50 घर में दोस्तों क्या एक मुखिया बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, अंग्रेज घर घर जाकर किसानों से नहीं लगान वसूली करेगा, बल्कि जो मुखिया है, तो मुखिया जी को बोले हैं कि इस 50 घर से क्या करना, आपको लगान वसूली करके देना है, किसमें, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था में मेरे भाई। तो ये बताया गया कि 1822 में व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भागों में तथा तत्कालिक संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। मतलब कहां पर से कहां पर कितना लगान वसूली होगा दोस्तों, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करके दोस्तों ये तय करने का इसमें काम किया गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन है, हॉल्ट मैकेंजी हुए, जो 1833 से मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। देखिए यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी का तो नाम आएगा, लेकिन कभी मान लीजिए कि अभी प्रश्न का ट्रेंड क्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित किनका संबंध वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, तो वहाँ पर एक से अधिक देगा और नाम इनका भी रहे, तो आप याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी को टिक ना करके एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी शुरू किए और इनका भी दोस्तों क्या है, मार्टिन बर्ड का और जेम्स टॉमसन का दोस्तों इनका संबंध है महलवाड़ी से किसी न किसी रूप से। आगे है कि प्रारंभ में यह व्यवस्था लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। जब ये शुरू किया गया था मेरे भाई, तो ये 2/3 भाग था लगान वसूली देने का। मान लीजिए कि आपके पास 3 रुपया है, तो उसमें से क्या करना है आपको,
₹2 मेरे भाई जब देना है आपको भारत सरकार को। बाद में इसे घटा करके 1/2 दोस्तों क्या कर दिया गया मतलब 50% मेरे भाई कर दिया। पहले आपका 66% था, फिर बाद में 50% दोस्तों कर दिया गया। अब इसी का संक्षिप्त रूप आपको दिया है यहाँ पर, इसको थोड़ा समझ लीजिए, पूरा समरी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि भू राजस्व की जो 3 विधियाँ उसको सकते हैं। तो पहला है जमींदारी, यही आपका है अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदार लगान वसूली करते थे, बिचौलिया जिसमें है। इसमें बिचौलिया नहीं है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिचौलिया है आपका वही मुखिया जी है। तो यहाँ पर क्या है, तो पक्ष किसका है, तो जमींदार का दोस्तों। यहाँ पर क्या है, किसान का। यहाँ पर क्या है, मुखिया या लंबरदार मेरे भाई, मतलब कि जमींदार क्या करेगा, किसान से वसूली करेगा, किसान से वसूली करके कंपनी को देगा। यहाँ पर किसान डायरेक्ट कंपनी को देगा, यहाँ पर मुखिया जी वसूली करे कंपनी को देंगे। योजनाकार कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉर्नवालिस जॉन सोर दोस्तों क्या किया है, ये कार्यक्रम तैयार किया था, लागू किसने किया, तो कॉर्नवालिस ने दोस्तों। ये रीड और मुंडो के बारे में बता दिए थे। रीड ने दोस्तों 1792 में शुरू किया था, लेकिन व्यापक तौर पे आपको बताया तो मद्रास में ये मुंडो ले गया था। और हॉल्ट मैकेंजी का नाम बता दिए, मार्टिन बर्ड का भी नाम जोड़िएगा किससे, तो ये महलवाड़ी से। और बता दें कि जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त, वो 19% पूरे भारत का, मान लीजिए भारत हमारा 100% एरिया है, तो इस एरिया का 19% भाग पर दोस्तों क्या है, अस्थायी बंदोबस्त। 51% भाग पे क्या है आपका, तो रैयतवाड़ी, और बाकी जो बचा 30% वो क्या है दोस्तों इस पर, तो इस पर आपका महलवाड़ी है। तो इस सब चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे एक लास्ट पॉइंट आपका है कॉर्नवालिस का, कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक दोस्तों माना जाता है। पुलिस सेवा बोले, नागरिक सेवा बोले मेरे भाई, सब किसने शुरू किया, तो सब दोस्तों कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। आगे जॉन सोर वही जो अस्थायी बंदोबस्त का दोस्तों कार्यक्रम बनाने का काम किया था। तो वही क्या है, जॉन सोर दोस्तों यहाँ पर आता है 1793 से लेकर के 1798 तक दोस्तों इसका शासनकाल रहता है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो इसने अहस्तक्षेप की दोस्तों नीति अपनाई। अहस्तक्षेप मतलब कि दोस्तों ये क्या था, शांत, मतलब शांत स्वभाव का दोस्तों क्या था आपका, ये गवर्नर जनरल था दोस्तों बंगाल का। ये मतलब कि किसी तरह के दोस्तों युद्ध में अपने आप को दोस्तों डालना नहीं चाहता था, मतलब कि हम क्या करेंगे, तटस्थ रहेंगे। किसी तरह का दोस्तों क्या करेंगे, हम राजाओं के मामले में जो आंतरिक मामले उसमें दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी मामले हैं दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, किस तरह का युद्ध करके अपना विस्तार दोस्तों करने का काम हम नहीं करेंगे। इसके समय में दोस्तों देखिएगा किसी तरह को दोस्तों युद्ध नहीं होता है किसके समय में, आपका ये जॉन सोर के समय दोस्तों। इसलिए कहा जाता है ये अहस्तक्षेप की दोस्तों नीति अपनाई। इसके कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 दोस्तों मतलब 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं का समान ही अपराध दोस्तों घोषित कर दिया। मतलब कि अभी देखते हैं कि जो नवजात शिशु मतलब जो कन्या दोस्तों हत्या होता है, बालिका हत्या दोस्तों होता है, अभी भी वर्तमान समय में तो कम हो गया है, लेकिन पहले दोस्तों होता था। तो इसको क्या किया दोस्तों, मतलब कि एक आम नागरिक की हत्या के बराबर दोस्तों इसको क्या किया गया दोस्तों, इसमें दोस्तों अपराध घोषित कर दिया गया कि वो नवजात शिशु की हत्या को दोस्तों मतलब कन्याओं की बालिकाओं की हत्या को दोस्तों। आगे चलकर इस पर प्रतिबंध भी लगाता है जो बताएंगे। तो याद रखिएगा इसके समय में 5 साल का दोस्तों किसी तरह का युद्ध आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, जैसे ही दोस्तों ये जाता है तो उसके बाद आता है लॉर्ड मेजली दोस्तों। लॉर्ड मेजली जिसका संबंध सहायक संधि से जोड़ते हैं। याद रखिएगा 2 संधि मतलब कि 2 तरह का दोस्तों विस्तारवादी नीति अंग्रेजों की बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लॉर्ड मेजली का दोस्तों सहायक संधि और एक डलहौजी का पढ़िएगा विलय नीति दोस्तों, हड़प नीति जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, तो सहायक संधि की पत्ती शुरू की किसने, लॉर्ड मेजली दोस्तों। 1798 से 5 तक ये शासनकाल दोस्तों इसका रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग मेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर जो गवर्नर था मतलब फ्रांस का जो गवर्नर था दोस्तों डुप्ले, उसने दोस्तों ये सोच रखा था, ये सहायक संधि दोस्तों इसने दोस्तों सोच रखा था। लेकिन इसका दोस्तों बताएं कि समय बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नमेंट सरकार के कारण दोस्तों इसको क्या कर लिया गया, वापस बुला लेने का कारण मेरे भाई फ्रांस की स्थिति थी वो दिन पर दिन क्या हो गई मेरा, दयनीय हो गई। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपना ब्रिटिश इतिहास दोस्तों मतलब आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत को पढ़ते हैं, लेकिन अगर डुप्ले को नहीं बुलाता तो दोस्तों इतिहास कुछ और रहता। जब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि डुप्ले कितना मतलब कि दूरदर्शी व्यक्ति था दोस्तों, क्या क्या सोच सकता था। तो इसी के विचार में सबसे पहले मन में आया था सहायक संधि, लेकिन इसको लागू किसने किया, तो लॉर्ड मेजली दोस्तों जो आपका ब्रिटिश गवर्नर था। तो सहायक संधि करने वाले राज्य थे। सहायक संधि होता क्या है मेरे भाई, तो सहायक संधि कुछ नहीं, समझिए कि मान लीजिए कि एक राजा यहाँ है दूसरा राजा यहाँ है, तो इस राजा को डर है इससे कि क्या करे हम पे अटैक कर देगा, अब इसको डर है इससे कि हम पे अटैक कर देगा। अब बीच में आ जाता है अंग्रेज बोलेंगे कि भाई आपको क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, आपको दिलाएंगे मतलब कि संरक्षण देंगे, मतलब कि अगर ये अटैक करेगा तो क्या करेंगे, हमारी सेना आपके पास रहेगी
बस क्या करना है आपको, तो आपको उसका खाना पीना रहने का पैसा सब आपको देना है। बाकी दोस्तों क्या करना है, जब ये अटैक करेगी तो हमारी सेना आपके लिए काम करेगी। तो इसको भी लगता था चलो भाई ठीक है, जो हम एक तरह का डर के माहौल में जी रहे थे, लेकिन अब हमारे पास रहेगा ब्रिटिशों का दोस्तों संरक्षण, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके आक्रमण को हम रोक सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से क्या कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने की दोस्तों एक ये पॉलिसी लाया। मतलब यहाँ पर क्या करता था, अपने रेजिडेंट को दोस्तों रखता था, अब पूरी जानकारी दोस्तों रख लेता था किसकी दोस्तों, तो ये जिस जगह पर रह रहा है उसका दोस्तों। फिर धीरे धीरे समझ आता था कि उसकी क्या है आंतरिक स्थिति, क्या है क्या नहीं दोस्तों, और अपने अधीन दोस्तों वो कर लेता था इस तरह का दोस्तों नीति अपना करके। तो इसमें सबसे पहला जो फायकफंदी अपनाने वाला था वो तो हैदराबाद का निजाम था दोस्तों 1798 में। फिर मैसूर दोस्तों 1799 में दोस्तों, टीपू सुल्तान के मरने के बाद दोस्तों जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये अपनाता है फायकफंदी मैसूर। फिर तंजौर आपका 1799 में, अवध 1801 में, फिर पेशवा दोस्तों दिसंबर 1802 में, बरार भोसले दोस्तों 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर 1818 में, जयपुर आपका 1818 में, मछली 1818 में, बूंदी और भरतपुर दोस्तों सब 1818 में दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको कि इंदौर जो मराठों में दोस्तों अगर बात कर ले पेशवाओं में, तो पेशवाओं में दोस्तों जो इंदौर के होलकर दोस्तों, होलकर ने कभी दोस्तों फायकफंदी स्वीकार नहीं किया था, इसको याद रखिए, कभी कभी पूछता है आपसे। और ये जो प्रश्न है आपका पूछता है क्रम से पूछेगा, क्रम से कि बताइए किसने किसे स्वीकार किया। तो हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा दोस्तों 4-5 याद रखिएगा, शुरू से आपका काम मेरे भाई हो जाएगा। आगे है कि टीपू सुल्तान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था आपका 1799 दोस्तों, इसी युद्ध में क्या होता है, ये मारा जाता है। और इसके समय दोस्तों कौन आता है, तो ग्रेजुअली दोस्तों रहता है गवर्नर जनरल बंगाल का। आगे है कि इसी के शासन काल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुओं को वध को बाकी हत्याओं की तरह मानते हुए दंड का दोस्तों प्रावधान कर दिया। देखिए वहाँ पर क्या था, वो अपराध घोषित किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यह दंड दोस्तों, मतलब मान लीजिए कि जो अन्य हत्याएं होती है उसी का समान क्या होगा आपको, मतलब केस आप पे चलेगा अगर आप शिशु हत्या करते हैं तो। आगे है कि इसी ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए नागरिक सेवा की शुरुआत किसने किया, तो कॉर्नवालिस ने दोस्तों। अब इसका ट्रेनिंग कहाँ होगा, तो ट्रेनिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिजली ने की। कहाँ पर, कलकत्ता में मेरे भाई की, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है फोर्ट विलियम में, तो जो भी नागरिक सेवा में दोस्तों जो आपका जैसा भी आपका यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है दोस्तों, उसी तरह का दोस्तों ये सेवा होता था, सिविल सर्विस आपका होता था। उसमें जो दोस्तों क्वालिफाई करके आए, पास होकर के मेरे भाई हैं, तो उनको क्या करना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना है दोस्तों। ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों ये क्या बना था आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों बना था कलकत्ता में। 1854 में दोस्तों क्या होता है, 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए दोस्तों चलता रहा, ये चीज़ को याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा मेरे भाई। आगे है 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरे भाई, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को चलाना है, तो एक आदमी तो लगभग नहीं चला सकता है, 200 साल तक शासन किया, लेकिन तो नहीं किया, तो कैसे यहाँ का प्रशासन को चलाना है, क्या करना है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इंग्लैंड में भी दोस्तों क्या था, एक हैलीबरी नाम का जगह था दोस्तों, यहाँ पर जो भी नवयुवक थे दोस्तों उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि यह स्वयं को बंगाल का दोस्तों शेर कहता था, किसको, तो अंग्रेजी को दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता था। क्यों दोस्तों, तो इसके आक्रामक विस्तारवादी नीति के कारण दोस्तों इसको बंगाल का शेर कहा जाता था। इसकी नीति दोस्तों क्या थी, विस्तारवादी थी, और ये बंगाल में रह करके मेरे भाई पूरे भारत में ब्रिटिश सत्ता को फैला दिया था मेरे भाई। बंगाल से पूरे भारत में उससे ब्रिटिश सत्ता को फैलाने का काम किसने किया दोस्तों, तो ब्रिजली ने किया, इसलिए उसको बंगाल का दोस्तों शेर कहा जाता है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में जब दूसरा बार दोस्तों बन के आया गवर्नर जनरल, दोस्तों क्या होता है, भारत में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही दोस्तों क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और लगता है कि गाजियाबाद में दोस्तों क्या है, इसका मतलब कि कब्रगाह दोस्तों बना, मतलब कब्र दोस्तों इसको बना, मतलब वहीं दफनाया गया था गाजियाबाद में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सही है तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे है सर जॉर्ज बार्लो, इनका जरूर नाम याद रखिए, क्योंकि इनके समय दोस्तों एक प्रमुख विद्रोह हुआ था जो धार्मिक विद्रोह था। तो 1805 से 7 ईस्वी के बीच, 1805 से 7 ईस्वी के बीच दोस्तों इसका कार्यकाल है। तो 1806 में ही दोस्तों क्या होता है, बेल्लोर में दोस्तों जो आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, तो बेल्लोर में दोस्तों सिपाही विद्रोह, मतलब कि जो हमारे भारतीय लोग थे दोस्तों, जो अंग्रेजी सेना में सिपाही थे, उन्होंने तो क्या किया था, विद्रोह किया था, इसलिए इसको तो बेल्लोर विद्रोह के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। तो ये सिपाही विद्रोह क्या था, एक तरह का धार्मिक विद्रोह था।
क्या था मेरे भाई, ये धार्मिक विद्रोह था। धार्मिक विद्रोह क्या था, तो इसके समय में कह दिया गया दोस्तों कि जो भी भारतीय सिपाही हैं या हिंदू हैं, तो हिंदू लोग क्या करेंगे, तिलक हो गया और चोटी दोस्तों क्या करेंगे, नहीं रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। मुस्लिमों के बारे में बोला गया, जो मुस्लिम है मेरे भाई, मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनको कहा गया कि आप क्या कीजिएगा, दाढ़ी नहीं रखिएगा, मतलब इस पर दोस्तों क्या किया गया, प्रतिबंध दोस्तों लगा दिया गया। अब ये सैनिक क्या हो गया दोस्तों, मतलब कि हो गए उग्र, कहें कि हमारी क्या है, धार्मिक, हमारे जो मतलब हमारे धार्मिक व्यक्तिगत जो हमारा स्वतंत्रता है उसमें क्या किया है, उसमें दोस्तों आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों ने क्या किया दोस्तों, विरोध किया इसका। तो यही इसी विद्रोह को हम कहते हैं बेल्लोर विद्रोह के नाम से दोस्तों जानते हैं, इसको याद रखिएगा। कान में कुंडल पहनने के लिए जो बालूली पहनते उसको भी दोस्तों प्रतिबंध लगाया था। आगे एक आयते हैं विलियम बेंटिक, तो उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि उस समय दोस्तों यहाँ पर वो मद्रास के दोस्तों क्या थे, आपके गवर्नर थे, इसको याद रखिएगा। ये बंगाल के थे, तो उसमें मद्रास के कौन थे, तो आपके विलियम बेंटिक दोस्तों, उनके बारे में बताएंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड मिंटो प्रथम, देखिए लॉर्ड मिंटो दो हैं आपके, एक आपके यहाँ पर आ जाएंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से आपके 13 तक, और फिर आपके आते हैं एक लॉर्ड कर्जन के बाद, जो 1906 से आपके 1906 से लगा 1910 तक दोस्तों जो रहते हैं आपके, वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहते हैं आपके। जो आपका आया था ये मार्ले मिंटो सुधार आता है, तो वहाँ भी ये मार्ले मिंटो के बारे में पढ़ते होंगे, किनके बारे में, मिंटो, तो मिंटो द्वितीय है, ये मिंटो प्रथम है दोस्तों, याद रखिएगा। 1807 से 1813, सारे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, चीज़ को याद रखिएगा। तो इनके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इसकी मध्यस्थता जिसको कौन किए थे, मतलब इनके तरफ से प्रतिनिधि कौन आए थे, मिंटो की तरफ से, तो चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों आए थे, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। इसके बारे में विस्तृत तरीका से बता दिए थे इससे पहले वाले क्लास में, सिख जो पढ़ाए थे आपको दोस्तों, अंग्रेज और सिख संबंध, तो वहाँ पूरी तरह से दोस्तों सिख के उदय से लेकर के अंत कहने का मतलब कि ब्रिटिश हुकूमत, मतलब ब्रिटिश कैसे उस पर अधिकार किए, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हम दोस्तों किए थे, जिसमें 10 गुरुओं के बारे में बता दिए थे, सबका चर्चा दोस्तों उसमें कर चुके हैं। तो जाकर वीडियो देखिएगा, क्लास देखिएगा, क्लास मेरे भाई मिस मत कीजिएगा। क्लास करके देखने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, और जब खुद से पढ़ेगा सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब रणजीत सिंह के साथ समझौता करने के पीछे क्या कारण था, जो अमृतसर की संधि 1809 में हुई, तो इसके साथ अंग्रेज संधि क्यों किए, तो इनको दोस्तों डर था, क्या डर था, तो आप भारत देख रहे हैं, तो उस समय क्या था, वैश्विक स्तर के बारे में बता दें तो रूस और फ्रांस भी दोस्तों क्या करता, अपना विस्तारवादी नीति दोस्तों अपनाए हुआ था, विस्तारवादी नीति अपनाए हुआ था, और ये चाह रहा था क्या करेंगे, हम भारत पर आक्रमण करके जो भी ब्रिटिश क्षेत्र है उस पर हम क्या करें, कब्जा करेंगे। अब इस एरिया में क्या है मेरे भाई, इस एरिया में रणजीत सिंह क्या किए हैं अपना, मतलब कि दोस्तों सत्ता स्थापित किए हुए हैं। अंग्रेज दोस्तों इधर है, अब अंग्रेज को लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि स्थल मार्ग से क्या करेंगे, रूस और फ्रांस अगर अटैक करेगा तो इसको हराएगा, तो जो भी इसके बाद हारने के बाद जो भी इधर आएगा तो आसानी से क्या करेगा, हमारे प्रांत पर कब्जा कर सकता है। तो इसके साथ संधि किया, संधि करने के लिए इसको एक बफर जोन के रूप में दोस्तों बनाया कि कौन, तो अंग्रेज। संधि में कहा कि यहाँ पर जो फतलज नदी है, फतलज नदी जो बह रही है, ये क्या होगा, हमारा बाउंड्री होगा, इसके पश्चिम में जो इलाका है वो आपका होगा, इसके पूर्व में है वो हमारा होगा, और जब भी हम दोनों पर अटैक होगा, मान लीजिए आप पर या हम पर, तो हम क्या करेंगे, दूसरे का दोस्तों हेल्प करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो जब तक रणजीत सिंह जीवित थे मेरे भाई, तब तक दोस्तों क्या था, ये संधि बरकरार था मेरे भाई। 1839 तक ये जीवित थे, 1839 में क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है। इनके मरने के बाद ही क्या होता है, अंग्रेज जो संधि उसका उल्लंघन करने के बाद पंजाब पर अपना अधिग्रहण कर लेते हैं मेरे भाई। इसको याद रखिएगा, सब चीज़ के बारे में पढ़ा दिए पहले वाले क्लास में, तो जाकर देख लीजिएगा। आगे लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए 2 हेस्टिंग थे आप, एक तो बताए वारेन हेस्टिंग, ये क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब, 1774 से लेकर के 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं, और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है 1813 से लेकर के 1823 तक दोस्तों रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल। दोनों हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके समय में क्या हुआ समझिए, तो इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 की ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच में, यहाँ पर क्या लिखा है, संगोली लिखा है, कहीं कहीं लिखा रहेगा मेरे भाई, ये सुगौली लिखा रहेगा। कभी पूछे कि सुगौली की संधि किसके बीच में हुई, तो अंग्रेज और गोरखा के बीच, मतलब अंग्रेज नेपाली के बीच में दोस्तों हुआ था। लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध बोलेगा कब हुआ, तो 1814 और 16 के बीच में दोस्तों हुआ। 2 साल तक दोस्तों डटकर मुकाबला जो नेपाली सेना दोस्तों अंग्रेजों की है। बता दिए कि अंग्रेजों की दोस्तों जो विस्तारवादी नीति थी वो दोस्तों आपका अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल तक दोस्तों पहुंच गई थी। तो वो विस्तारवादी रोकने के लिए दोस्तों क्या होता है, ये युद्ध होता है आंग्ल और नेपाल और अंग्रेज के बीच में मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है, मतलब हार मानना पड़ता है किनको, तो जो अमर सिंह थापा रहते दोस्तों उनको। और बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सुगौली की संधि होती है। तो सुगौली की संधि आपसे पूछे किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और गोरखा के बीच में। ये प्रश्न दोस्तों पूछता भी है, हमेशा पूछता है। एक सुगौली, एक संगोला।
संगोला भी याद रखिएगा, इस संगोला की संधि अलग है जो मराठों के साथ होता है दोस्तों। मराठा जो छत्रपति होते हैं और जो पेशवा होते हैं दोस्तों उसके बीच में होता है 1750 में, ये संगोला संधि है। इसमें क्या होता है, छत्रपति का पूरा सत्ता मतलब पावर होता है किसको दिया जाता है मेरे भाई, तो दिया जाता है पेशवा के हाथ में दोस्तों। ये संगोला की संधि के द्वारा, जब मराठा पढ़ाए होंगे तो ये हम बताए होंगे, जाकर देखिए उसका प्लेलिस्ट तो बना हुआ है हिस्ट्री का आधुनिक भारत का, तो सब चीज़ के बारे में आपको बताए हैं। ये सुगौली की संधि है, क्या है मेरे भाई, ये सुगौली की संधि है जिसके माध्यम से आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है। आगे है कि इसी के समय पिंडारियों का दमन, पिंडारियों जो वीर मूवी देखे होंगे, वीर, तो वीर मूवी देखते हैं पिंडारी दोस्तों, वही पिंडारी की यहाँ बात कर रहा है। तो पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां थे। अब ये पिंडारी क्या थे, तो ये समझिए कि ये भाड़े के क्या थे दोस्तों, सैनिक थे, भाड़े के सैनिक। अब सर ये भाड़े के सैनिक किसके लिए थे, ये भाड़े के जो सैनिक हैं किनका सैनिक है, तो ये मराठों के थे। किनके थे दोस्तों, ये मराठों के थे। जब भी मान लीजिए मराठों को दोस्तों कहीं क्या करना, अभियान पे निकलना है, तो पिंडारियों को दोस्तों अपने साथ लेके जाते थे। तो पिंडारी क्या करते थे अपने साथ दोस्तों, वो पैसा नहीं मांगते थे। मान लीजिए कि जहाँ पर अटैक किए दोस्तों मराठे, क्या किए वहाँ पर उसको जीत लिए, तो जो भी वहाँ से सामान लूट फूट करना है, लूट मतलब कि लूटना है, तो लूटना फूटने का काम दोस्तों ये पिंडारी दोस्तों करते थे, उसी से अपने गुजारा बसारा दोस्तों चलाते थे। अब अंग्रेजों को लगा, लॉर्ड हेस्टिंग को, कि पिंडारी क्या है, हमारे लिए सरदर्द है, अगर हम मराठों को अपने अधीन करेंगे। मराठों को अंतिम रूप से अपने अधीन लाने का काम दोस्तों हेस्टिंग नहीं किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लेकिन बीच में दोस्तों क्या है, ये पिंडारी दोस्तों आ जाते थे। तो सबसे पहले क्या किए, पिंडारियों को दोस्तों हटाए अपने रास्ते से। तो वही बता रहा है कि पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दोस्तों किया था। इसको याद रखिएगा। प्रमुख नेता कौन थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। आगे है कि इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से दोस्तों नष्ट कर दिया। अंतिम रूप से मतलब कि आंग्ल मराठा युद्ध 3 होते हैं, जिसमें लास्ट का जो होता है तृतीय आपका 1817 और 18 के बीच में होता है। ये कौन सा है, तो तीसरा है, तीसरा आपका आंग्ल मराठा युद्ध है, ये तीसरा युद्ध है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद दोस्तों इस समय बाजीराव द्वितीय रहते हैं आपके मराठा गद्दी पर, बाजीराव द्वितीय दोस्तों। अब क्या होता है, इसमें इनको पराजित करके दोस्तों इनसे क्या कर लिया जाता है दोस्तों, इनको संधि कर करके दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर अपने अधीन दोस्तों मराठों को कर लिया जाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, किसको दोस्तों, तो मराठों को। तो मराठों को दोस्तों क्या किया, अंतिम रूप से बोले कब, अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने, तो 1818 में दोस्तों कर लिए थे, इसको ध्यान रखना है। आगे है आपका एक पॉइंट समझिए यहाँ पर कि इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। जो भी दोस्तों प्रतिबंध थे प्रेस पर, उसको दोस्तों हटाने का दोस्तों ये काम किया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे है कि इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट दोस्तों, या इसको काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं। अब ये टेनेंसी एक्ट क्या है, पहले समझिए क्या है। तो ये हमारे किसान और जो जमींदार है दोस्तों, किसान और जो जमींदार थे उनके बीच में जो भी दोस्तों तनाव हो रहे थे, वो तनाव को नियंत्रित करने के लिए, जमींदारों, किसानों और जमींदारों के तनाव के बीच में जो हो रहे हैं दोस्तों आपके लगान को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के दोस्तों, तो उनके अधिकारों को मतलब कि नियंत्रित करने के लिए मेरे भाई ये टेनेंसी एक्ट लाया गया था। किसके समय में, तो 1822 में आपके लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका ये लॉर्ड एमहर्स्ट को पढ़ा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। आगे बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। देखिए क्लास बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए दोस्तों आपको मिल रहा है, उम्मीद हम करते हैं। देखिए गवर्नर जनरल के बारे का पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर प्रश्न आते हैं तो कम से कम आपके दोस्तों गलती होने के गुंजाइश रहते हैं, और इसको रिवीजन जब बारी बारी से करते रहेंगे मेरे भाई, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको पॉइंट हम समझाते जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट का संबंध किससे है। जब भी आपके दिमाग में आएगा टेनेंसी एक्ट, तो हाँ दिमाग में जरूर आएगा कि हाँ सर एक हैं वो बताए थे टेनेंसी एक्ट के बारे में। कहाँ गया भाई, तो एक दो गवर्नर जनरल के बारे में और बताएंगे, पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस 10 मिनट आपका और समय हम लेंगे मैक्सिमम। तो देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट, तो ये 1823 से लेकर 1828 के दोस्तों क्या रहते हैं, बंगाल के गवर्नर रहते हैं मेरे भाई। तो इन्हीं के समय में क्या होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। बर्मा जिसको हम लोग वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, प्राचीन नाम था उसका बर्मा। तो 1824 से 26 के बीच में लड़ा जाता है। अब बता दिए कि ये जो बर्मा युद्ध हो रहा है दोस्तों अंग्रेजों के साथ, बर्मा क्यों लड़ रहा है, तो सीमा विवाद को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के मेरे भाई बता दिए कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी वो हमारे भारत में ही बस नहीं थी, वो नेपाल, बर्मा, आपका अफगानिस्तान तक दोस्तों पहुंच जाती है। तो ये सीमा विवाद को लेकर के बर्मा से भी क्या होता है दोस्तों, भिड़ जाते हैं। तो उसी कड़ी में क्या होता है, प्रथम दोस्तों आपका आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, 1826 में दोस्तों ये प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है दोस्तों शांत हो जाता है यांडबू की संधि के माध्यम से। किसके, तो यांडबू की संधि से दोस्तों क्या होता है, 1826 में होता है, और ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों समाप्त हो जाता है। देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हो रहा है प्रथम बर्मा युद्ध मेरे भाई। कौन सा, आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम आपका हो रहा है। बर्मा युद्ध आपके आगे ही पढ़ाएंगे आपको, तो देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन हो रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपके 1824 में क्या होता है, बैरकपुर में दोस्तों सैन्य विद्रोह होता है। क्या होता है,
सैन्य विद्रोह मेरे भाई इसी के समय में हुआ। किसके समय में हुआ है? तो ये आपके लॉर्ड एमहर्स्ट के समय मेरे भाई हुआ है। क्यों हुआ है? तो बताएं कि यहाँ से क्या कर रहा है, वर्मा से दोस्तों लड़ाई हो रहा है। वर्मा से क्या हो रहा है मेरे भाई? लड़ाई हो रहा है। तो वर्मा से लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई लड़ने के लिए सिपाही को भेजेगा। तो हमारे भारतीय जो सिपाही थे, मतलब भारतीय हमारे भाई बंधु थे जो अंग्रेजी सेना में सिपाही थे, वो समुद्र पार करना दोस्तों अपने धर्म को भ्रष्ट करना समझते थे। तो वो नहीं चाहते थे क्या करें हम समुद्र पार करें दोस्तों। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब सैनिकों को भेजना है लड़ने के लिए। तो यहाँ पर सिपाहियों ने क्या किया, मतलब जाने से दोस्तों मना कर दिया। वर्मा भेजने से मतलब भेज रहे थे तो उनको दोस्तों विरोध कर रहे थे, क्योंकि समुद्र से दोस्तों हमें रास्ता से दोस्तों क्या करना, हमको जाना है और समुद्र पार करना हमारे धर्म के लिए तो क्या भ्रष्ट है, ऐसा दोस्तों ये हमारे भारतीय सिपाही भाई बंधु दोस्तों मानते थे। इसीलिए दोस्तों क्या किया गया, मतलब भारतीय सैनिकों ने तो क्या किया, विरोध किया दोस्तों अंग्रेजों का। तो इसे ही कहते हैं बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, जो आपका एमहर्स्ट के समय में 1824 में दोस्तों हुआ था। तो सारी कड़ी को हम जोड़ दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत मेरे भाई ना हो। आगे है विलियम बेंटिक के बारे में। तो 1828 से लेकर 1835 इसके बारे में समझिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। बंगाल का अंतिम का किसका, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है आपका, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि 1833 में दोस्तों एक एक्ट आता है। एक्ट के बाद मेरे भाई क्या होता है, इसमें परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा, इसके माध्यम से आपको बताएंगे। तो 1803 में जो आपका ये मद्रास का गवर्नर बनकर के आता है, जो आप बताए थे आपको 1806 में जो आपका कौन हुआ था, बेल्लौर विद्रोह हुआ था दोस्तों। कौन सा बेल्लौर विद्रोह, तो बताए थे जो भी धार्मिक चीज़ है, मुस्लिम भाई बंदियों का दाढ़ी रखना पर मना कर दिया था। जो हिंदू जो सिपाही दोस्तों उनको बोला कि आपको चोटी नहीं बढ़ाना है, तिलक नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या था 1806 में, जो माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने का, कानों में बालियां न पहनने का देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उस समय दोस्तों क्या थे, मद्रास के यही क्या थे आपके गवर्नर थे। अभी क्या है दोस्तों, ये बंगाल के गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल मेरे भाई हैं। तो इसको यही कड़ी को जोड़ दिया, आपको वहां पर बताया थे कि आपको बताएंगे। फिर क्या होता है 1833 का चार्टर एक्ट आता है आपका, जो बताया था कि 20 साल पे क्या था दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासन को संचालन के लिए 20 साल के लिए दोस्तों क्या था, एक चार्टर दोस्तों अधिनियम आता था, उसी के अनुसार दोस्तों भारत में शासन चलता था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक। इसीलिए हम आपको बताएं आपको कि विलियम बेंटिक क्या है, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल है। और 1833 का जो एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों अब भारत का गवर्नर जनरल का दोस्तों पद भी मिल गया था। तो पूछे आपसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ना कि वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग क्या है दोस्तों, तो वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। वही चीज बोल दे कि बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। तो सब चीज को हम बता रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन मेरे भाई ना हो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको भी दिक्कत मेरे भाई नहीं होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और वही देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो वॉरेन हेस्टिंग बोले, इसका नाम लीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग। अंतिम बोले बंगाल का गवर्नर जनरल तो इसका नाम लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। पहला बोले भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम। आगे है कि राजा राम मोहन राय, नाम सुने होंगे दोस्तों, जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन के दोस्तों क्या है, जानक है, भारत में पुनर्जागरण के दोस्तों पिता कहे जाते हैं ये। तो सहयोग से विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। तो सती प्रथा को खत्म करने में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किसका फायदा लिया था, विलियम बेंटिक का दोस्तों सहायता लिया था मेरे भाई। तो सती प्रथा के बारे में आपको जानकारी है कि अगर किसी का दोस्तों पति मर जाता है तो उस महिला को उसी चिता पर जीवित दोस्तों क्या करता है, जलना पड़ता है मेरे भाई। तो इसे कुप्रथा जो हमारे भारत की थी उसको समाप्त करने का काम विलियम बेंटिक ने किया। तो ये नाम याद रखिएगा 1829 में। आगे है कि विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को पति होने पर अवैध घोषित कर दिया। मतलब कि अगर कोई विधवा दोस्तों होती है पति, तो ये क्या है, गलत है दोस्तों। तो विधवाओं को दोस्तों क्या है, अपना वो भी स्वतंत्र जीवन दोस्तों जी सकती हैं, ऐसा दोस्तों नियम बना दिया गया। इससे पहले अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत में आपके अकबर और मराठों द्वारा, अब जो मराठा पेशवा दोस्तों उनके द्वारा सती प्रथा पर दोस्तों क्या हुआ, रोक लगाने का दोस्तों प्रयास किया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है कि विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा, ये याद रखिएगा, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और ठगी देवी काली की पूजा करते हैं। ठगी किसकी पूजा, जो ठग हैं वो काली देवी की पूजा करते हैं। ठगी प्रथा है इसमें क्या है, तो ठगी प्रथा क्या था कि मान लीजिए कोई ये क्या करते थे, तो राहगीरों को लूटने का काम करते थे। लूटते तो थे मेरे भाई, लूटने तक तो ठीक है, लेकिन लूट कर दोस्तों क्या करते थे, उनको राहगीर को देखे दोस्तों कि चल रहा है, उनको लूट करके जितनी भी संपत्ति मिली उसको लूट लिए, उसके बाद दोस्तों उसके बाद उनकी हत्या कर देते थे दोस्तों। हत्या करके उनको क्या करते थे, जमीन में मेरे पास दफना देते थे, गाड़ देते थे दोस्तों। उनके परिवार को पता नहीं है कि मेरा
मतलब कि जो भी है संबंध है, जो संबंधी है दोस्तों, कहाँ गायब हो गया। दोस्तों ये ठगी ऐसा काम करते थे। तो इस प्रथा को दोस्तों खत्म करने का दोस्तों काम किया विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से? तो स्लीमैन की सहायता से। दोस्तों ये प्रश्न बार बार आपके बन चुके हैं, और खासकर जो अभी बिहार एसआई देने वाले हैं, तो अब जब आप PYQ पढ़ते होंगे तो वहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता होगा। ये कहीं और से नहीं बनता है मेरा भाई, ये आपके लूफेंट की बुक से ही बनता है। आगे है कि 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की मेरे भाई? तो बेंटिक द्वारा ही किया गया था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे है कि इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, जिसको विधि आयोग कहते हैं, जो भी बना हुआ है आपका AG बना हुआ, अटॉर्नी जनरल मेरे भाई बोलते हैं आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, आपका जो महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी की दोस्तों जो संकल्पना ली गई हमारे संविधान में दोस्तों, यहीं से ली गई है। तो समझिए कि जस्ट क्या है, महान्यायवादी की तरह आपका है। यही आपका पहला विधि अधिकारी था। कौन? आपका ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट का दोस्तों, कौन? मैकाले। तो कानूनों को कोडीकरण का प्रयास दोस्तों किया गया था। तो ये दोस्तों विधि सलाहकार बोल सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले दोस्तों क्या था? अंग्रेजों का विधि सलाहकार बोलेंगे। तो भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 में भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ दोस्तों माना गया। तो अगर पूछिएगा कि भारत में शिक्षा विस्तार जब किया गया, तो अंग्रेजी का दोस्तों क्या किया गया? प्रसार करने के लिए, मतलब कि पाश्चात्य शिक्षा को दोस्तों प्रारंभ करने का जो सुझाव दिया, किसने दिया दोस्तों? तो ये मैकाले ने दोस्तों दिया था सबसे पहले। इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। देखिए जब पूरी तरह से बोलेगा, मतलब पूरी तरह से दोस्तों टोटली मैसूर को पर किसने अधिकार किया? दोस्तों बेंटिक ने किया। जो आपका सहायक संधि हुआ था, तो वो दोस्तों वहां पर क्या थे? वहां पर वाडियार वंश की स्थापना होती है। वाडियार वंश के दोस्तों अल्प आयु के बच्चे बालक रहते हैं दोस्तों, अल्प वयस्क के, इनका नाम आता है चिक्का कृष्णराज तृतीय। चिक्का कृष्णराज तृतीय को दोस्तों जो है आपका ब्रजली है दोस्तों, बैठाता है गद्दी पर, और उसको तो सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब पूरी तरह से बोलेगा कि मैसूर पर किसने अधिकार किया, तो उसे बेंटिक का नाम आता है 1831 में। फिर 1834 में दोस्तों कुर्ग और मध्यचेर पर दोस्तों अधिकार कर लिया था। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, मतलब कि जो है कि सबसे नीचे ही पद पर दोस्तों क्या रहेंगे? भारतीय। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय योग्य है मेरे भाई, तो उसको भी क्या मिलेगा? अच्छा पद दोस्तों मिल सकता है। इसने दोस्तों शुरू किया, और इसी के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का दोस्तों, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह दोस्तों मिलती थी। दोस्तों ये बेंटिक ने ही काम किया था। और इसके समय एक महत्वपूर्ण काम मेरे भाई और हुआ है कि इसी के समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। अगर आप योग्य हैं मेरे भाई, तो ये सब चीजें क्या करेगा? आप पे प्रतिबंध नहीं लग सकता है। कौन सा? धर्म, जाति। तो ये काम किसने किया दोस्तों? तो बेंटिक ने किया था, जो 1833 का दोस्तों एक्ट है। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है तो बच्चे सोचते हैं कहाँ से प्रश्न दे रहा है। तो प्रश्न मेरे भाई आपके बुक से नहीं रहता है, बल्कि आप बुक को अच्छे से लाने बजाय नहीं पढ़ते, इसलिए उसको दिक्कत आपको होता है। तो ये बताएं कि इसने पशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध दोस्तों लगा दिया था। देखिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की दोस्तों बात किया किसने? तो आपका बेंटिक ने दोस्तों। कब? तो 1833 के समय आया था एक, उसमें दोस्तों ये चर्चा की गई थी, शिशु बालिका जो हत्या हो रहा था दोस्तों, उसको रोकने का दोस्तों काम किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। बस एक दो गवर्नर के बारे में आप पढ़ाएंगे, फिर दोस्तों हम छोड़ देंगे, क्लास 1 घंटा से ऊपर हो गया है। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़ लीजिए। 1835 से 36 1 साल तक रहा था, लेकिन 1 साल रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों काम किया। इसने क्या किया? तो 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया। जो प्रेस पर दोस्तों प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हटा दिया दोस्तों। इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय प्रेस का दोस्तों मुक्तिदाता। आपसे पूछे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड जो 36 से लेकर 42 तक रहते हैं, आपके 1836 से लेकर 1842 तक दोस्तों। इसने क्या किया? तो इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटा करके शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक थे। मतलब ये जो आपके हैं दोस्त मोहम्मद, ये ब्रिटिशों के दोस्तों क्या नीति से दोस्तों के खिलाफ थे, लेकिन ये चाहता था कि हमारा क्या हो दोस्तों, अफगानिस्तान में हम अपना आदमी बैठे, इसलिए क्या किया? इसको हटा करके शाह शुजा को दोस्तों क्या हुआ? सत्ता में लाने का दोस्तों प्रयास किया। यह प्रथम प्रयास जो प्रयास किया, उसी से क्या होता है? आपका प्रथम आंग्ल अफगान दोस्तों युद्ध होता है, 1838 से लेकर 42 तक दोस्तों चलता है। यही कारण बनता है, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुई मेरे भाई, ये आपका प्रथम अफगान युद्ध। अब अफगानों से दोस्तों क्या इनको परेशानी थी? तो अफगानों के साथ दोस्तों दिक्कत इनको यही था कि जो रूस है, रूस भी अपना क्या कर रहे हैं? अपने साम्राज्य को, मतलब कि रूस भी अपने विस्तारवादी नीति को लेकर के दोस्तों वो भारत की ओर बढ़ ना जाए। इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों को डर था कि अफगानिस्तान में अगर हमारा अपना कोई
मतलब कि मित्र बैठेगा, सत्ता को संभालेगा, जो हमारे बफर जोन का दोस्तों काम करेगा, अगर रूसी आक्रमण करते हैं तो क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। इसीलिए दोस्तों ये चाह रहा था, और ये काम दोस्तों ये दोस्त मोहम्मद नहीं चाह रहा था, नहीं मतलब इसको हटाना चाह रहा था, लेकिन हटा नहीं। तब जाकर के दोस्तों दोनों के बीच में आपका होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42, जो ऑकलैंड दोस्तों रहता है। तो क्या कारण था इसको समझिएगा, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण दोस्तों खत्म किया। मतलब कि जो तीर्थ यात्रा करे दोस्तों उसको खत्म किया, और जो धार्मिक निधि मतलब जो आपके धर्म से जुड़ा जो फंड है मेरे भाई, उस पर भी जो सरकार का जो कंट्रोल था दोस्तों उसको भी क्या किया, खत्म करने का काम किया। इसके अलावा 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली में जो जीटी रोड है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था, उसको मरम्मत कराने का भी काम करवाया था मेरे भाई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने के लिए अनुमति दोस्तों ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। मतलब किसके समय में, ये कि भारतीय जो विद्यार्थी वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो विदेश दोस्तों जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो भी बन सकते हैं, वो विदेश दोस्तों जा सकते हैं। तो याद रखिएगा किसके समय में, तो ऑकलैंड के समय में। आप थोड़ा आते हैं एलन बरो के बारे में, फिर लास्ट में पढ़ लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, फिर डलहौजी दोस्तों अगले क्लास में हम करेंगे। तो लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेकर 44 तक दोस्तों शासन काल इसका रहता है, भारत का गवर्नर जनरल बन करके। तो प्रथम आप आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय में खत्म हुआ 42 में दोस्तों। उसके बाद सिंध को दोस्तों अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया एलन बरो। याद रखिएगा, सिंध विजय बोले आपसे 1843 में, किसके समय में, तो लॉर्ड एलन बरो। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था। जो नेपियर है दोस्तों एक अंग्रेजी आपके अधिकारी थे, इनका कहना था कि जो सिंध है मेरे भाई वो अफगान तूफान की पूछ थी। क्या थी, सिंध अफगानी तूफान का दोस्तों क्या पूछेगा, कथन पूछे तो बताइएगा नेपियर का था दोस्तों। आगे है कि दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों इसी के समय में हुआ। दास प्रथा मतलब जो जैसे अभी मार्केट में जाकर के सब्जी मार्केट में या कोई मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो सामान खरीदते हैं दोस्तों, तो उस तरह से दोस्तों पहले दासों का दोस्तों मार्केट होता था। तो यहाँ दास प्रथा को खत्म करने का काम किसने किया मेरे भाई, तो ये आपका एलन बरो ने। 1843 के जो आपका एक्ट 5 है, इसके द्वारा दोस्तों इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया। मतलब कि ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये जो दास है फलना आदमी ये हमारा दास है, जो राम है क्या है हमारा दास है, श्याम क्या है हमारा दास है, तो दोस्तों इसको वंचित कर दिया। इसे कहा गया दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों किसने किया, तो एलन बरो ने दोस्तों किया। इसके अलावा क्या रखिए कि रविवार की छुट्टी जो अभी अपना रहे हैं आप लोग, रविवार को छुट्टी रहता है हर एक ऑफिस में दफ्तर में दोस्तों, तो इसी का समय दोस्तों शुरू हुआ था 1843 में। फिर लास्ट आज के क्लास का दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग ये प्रथम है, 2 हार्डिंग मिलते होंगे आप, एक आप पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो 1811 से लेकर 1815-16 तक दोस्तों आपका रहा था भारत का वायसराय। ये दोस्तों क्या है आपका भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। कब, 1844 से लेकर 1848। इसी के समय में आपका महत्वपूर्ण दोस्तों युद्ध होते हैं कौन सा, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों 1845 से 46 में दोस्तों होता है। इसमें क्या होता है, तो सिखों की दोस्तों हार होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, याद रखिएगा। और इसने दोस्तों नर बलि प्रथा को दोस्तों प्रतिबंध लगाया। नर बलि प्रथा याद रखिएगा, जैसे अभी क्या होता है कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए मेरे भाई पशुओं की बलि दी जाती है, तो उसी तरह से लोग क्या करते हैं, लोगों को जैसे माँ चंडी हो गई, माँ काली हो गई दोस्तों, उनको खुश करने के लिए लोग, हमारे ही हिंदू धर्म है उसमें दोस्तों ये कुप्रथाएं थी, तो इसको दोस्तों प्रतिबंधित किया। मतलब नरों को दोस्तों क्या करते थे, वो बलि देते थे, मतलब चढ़ाते थे दोस्तों, देवी को चढ़ावा चढ़ाते थे। तो इसको तो प्रतिबंध करने का काम किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने। समझिएगा किसने क्या किया दोस्तों, सभी एक चीज से जोड़ दिए आपको, क्यों है क्या कारण है सब चीज को बता दिए। और अगला जो क्लास होगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों आपका चलेगा आगे, क्योंकि आपका 1 घंटा से ज़्यादा प्लस हो गया क्लास, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक क्लास देखना पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए हम यहीं पर दोस्तों क्या करते हैं, इसका अंत करते हैं। बाकी क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कम से कम 2 अपने दोस्तों को, भाई बंधु को तो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि अभी आप जो क्लास चला रहे हैं बहुत ही मेहनत से दोस्तों बना करके बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉइंट को समझा रहे हैं, और यही काम आपको क्या करना है मेरे भाई, रिवीजन के तौर पर बार बार करना। जब भी एग्जाम आए, जब भी आपको समय मिले भाई, उसको रिवीजन कीजिएगा। और इसका क्यूज भी दोस्तों हम कराएंगे, जब चैप्टर अच्छा खासा पढ़ा देंगे। और जो मेरे भाई जो क्या होंगे, जागरूक स्टूडेंट होंगे, उन्हीं का दोस्तों क्या करेंगे, एक अलग से ग्रुप बना करके दोस्तों हम क्यूज कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको देंगे। और जो भी PYQ होगा दोस्तों उसको भी सम्मिलित करके दोस्तों आपको हम क्यूज क्लास कराएंगे, वो भी एकदम फ्री एंड कॉस्ट की तरह का। तो हम आपसे क्या करेंगे, पैसा नहीं लेंगे। भले ही आपको भरोसा न हो कि हाँ सर ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या सर से जो पढ़ा रहे हैं उससे हमारा काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाद में दोस्तों आपको यही काम को दोबारा करना पड़ेगा। बस खाली आपको पंचवर्षीय योजना जैसे आपका पार होगा, उसके बाद आप दोस्तों यही काम करना शुरू कीजिएगा। तो जितना भी आप बुक पढ़ लीजिए किसी प्रकाशन का मेरे भाई, लेकिन आप लूफेंट को ही पढ़िए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है, मान लीजिए हार्डिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिला तो यहाँ लिख लीजिए, बस काम हो गया आपको। उसी बुक को आप बार बार पढ़ते रहिएगा दोस्तों। तो ये चीज़, एक बुक को पढ़िए, जब 10 बुक को आप 10 बार पढ़िएगा, वही एक बुक को 10 बार पढ़ लेगा मेरे भाई, तो ज़्यादा आपको समझ आएगा और
एग्जाम में या मॉक टेस्ट में मेरे भाई स्कोर आपका अपने आप क्या होता है, बूस्ट करेगा। मतलब कहते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ता, स्कोर ना बढ़ने का कारण मेरे भाई ये भी एक कारण होता है कि आप 10 तरह के 10 बुक को पढ़ते हैं। जब भी बुक स्टॉल पर जाइएगा तो बुक को पलटिएगा तो सब बुक अच्छे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई बुक खराब है मेरे भाई, लेकिन कोई एक बुक को अपना प्रेफरेंस दीजिए और उसी को दोस्तों बार बार उसको पढ़ते रहिए, तभी दोस्तों आप सफल हो सकते हैं जल्द से जल्द मेरे भाई। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिएगा, धन्यवाद।